स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं एपीएन का लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी सलाह ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नशे के ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल के उत्पादन, पोजीशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात, निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद ही ये संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी ऐसे मामलों में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत भी राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली हुई है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ड्रग्स एक्ट से जुड़ी हुई और भी कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ ओमकार प्रसाद जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ओमकार जी। ओमकार जी आपको ड्रग्स एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी ड्रग्स एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। विषय हमारा दरअसल रहेगा अवैध ड्रग्स से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी। अगर आप चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ओमकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है एंटी ड्रग्स कानून या एनडीपीएस एक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जी नेहा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय संसद ने 1985 में नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पारित किया था, जिसको आप आम भाषा में एनडीपीएस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसी भी नशीले पदार्थ को गैर कानूनी तरीके से पहला चीज की खेती, उत्पादन, निर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन और उपयोग को प्रतिबंधित करना ही एनडीपीएस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारे नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन जरूरी तो होता है, लेकिन इन पे कड़ी निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है ताकि इसका नशे के लिए दुरुपयोग ना हो। इस एक्ट के एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अनुसूची दी गई है। उस अनुसूची में केंद्रीय सरकार उन ड्रग्स को शामिल करती है जो नशे के उपयोग को होकर इंसान को और इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस ड्रग्स का उपयोग केवल जीवन बचाने हेतु दवाओं के लिए या अन्य चीजों के लिए जिसमें कि जीवन रक्षक चीजें हों और इस्तेमाल हो सकता है। अदरवाइज ये रखना बिल्कुल ही गैर कानूनी है और इसका इस्तेमाल भी गैर कानूनी है। इस ड्रग्स का और जो भी चीजें इन सब चीजों में बताई जाती है तो ये आप मतलब सबसे पहली चीज ये है कि अगर इसको आप अपने पास रख रहे हो, असुरक्षित है, अब ये गैर कानूनी चीजें हैं, उपयोग कर रहे हैं तब भी ये गैर कानूनी है, अगर उत्पादन कर रहे हैं तब भी गैर कानूनी है, इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या भंडारण कर रहे हैं तब भी गैर कानूनी है। इन सबसे बचाव के लिए 1985 का एक्ट एनडीपीएस लागू। अवैध ड्रग्स रखने की सजा क्या हो सकती है सर? इसके अंदर क्या प्रावधान है? हाँ, इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं नेहा जी की ये ड्रग्स रखने के सबसे पहली चीज इसमें 3 तरह की चीजें हैं। एक तो सबसे कम अमाउंट का जो अल्प मात्रा या कम मात्रा में, इसमें जो सजा है वो 1 साल की सजा है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है जी। और या तो दोनों हो सकता है। इसका इस तरह का अपराध मतलब बेसिकली आप कंज्यूमेबल है या कंज्यूम करने के लिए छोटे अमाउंट में है तो इस तरह का अपराध इसके अंतर्गत आता है। दूसरा चीज है कि एक कमर्शियल क्वांटिटी से कम, एक कमर्शियल क्वांटिटी होती है उससे कम का, तो अल्प मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा, इसके तहत 10 साल तक का सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है या दोनों ही हो सकती है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना और मिलने के बाद नशीले पदार्थ अगर पकड़े गए हैं तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। जमानत मिलना बहुत आसान नहीं है। तीसरा चीज है इसमें कि कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी क्या है कि जो अमाउंट ज्यादा हो, कमर्शियलाइज तरीके से इसको लेकर के आया है, इसमें
10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इस तरह के अपराध गैर जमानती होते हैं और इनमें तो मतलब कोर्ट का रवैया भी बहुत सख्त होता है। जी ओमकार जी, सवाल ये भी है कि सर, क्योंकि चरस, गांजे या अफीम जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स को क्या मेडिकल यूज के लिए रखा जा सकता है? इसके लिए परमिशन कैसे ली जाती है और कितनी मात्रा में इसे रखा जा सकता है परमिशन लेने के बाद? नहीं, कंज्यूमर सबसे पहले है कि कम मात्रा की हर एक ड्रग के अलग अलग अमाउंट, मतलब मान लीजिए कि गांजा को बड़े अमाउंट में वो 1 kg तक के लिए परमिशनेबल है, वो कम मात्रा की हो जाती है। लेकिन अगर आप हेरोइन ले रहे हैं तो वो कुछ 10 ग्राम भी होता है, उसका अमाउंट जो है वो कम में भी वो कंज्यूम करने के मतलब जो कायदे हैं उसमें किसी का अमाउंट 1 kg में भी वो कम मात्रा कहा जाता है और किसी का 10 ग्राम में भी वो मतलब कम मात्रा है और 10 ग्राम से ज्यादा होने से वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हर एक का इसमें बहुत सारे करीबन आप अनगिनत मतलब एक सूची तैयार की गई है, उसमें करीबन सैकड़ों मतलब 77 के आसपास तो ड्रग्स हैं जो लिस्टेड है भारत सरकार की तरफ, जो कि अवैध तरीके से अगर आप उसका भंडारण, उत्पादन या ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी तरीके से उपयोग कर रहे हैं वो कहेगा। ठीक है। एनडीपीएस केस में बेल पर अलग प्रावधान है, इसमें दोषी को प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है। साथ में बेल के लिए ये भी कहा जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपनी दलीलें सामने रखनी पड़ती है। इसके बारे में सर कुछ बताइए। आपने ये सुना होगा या जो भी मतलब लोग हैं कि जब तक सबसे पहले कानून इस नतीजे पे चलता है कि आप अगर कोई जुर्म किए हैं तो जब आप तब तक जो निर्दोष हैं जब मतलब आप मतलब उसमें सजा नहीं हो जाती है। लेकिन एनडीपीएस कानून में ये सारा चीज उल्टा है। वो है कि आप जैसे ही पकड़े गए तो आप दोषी हैं जब तक कि आप उसमें से मतलब अपने आप को निकाल करके या निर्दोष साबित ना कर देते हैं। तो इसलिए ये एक्ट बहुत ही दूसरे तरीके की धाराएं मतलब इसमें लग जाती है कि मतलब वो आपको खुद प्रूव करना है कि यू आर इनोसेंट। एनडीपीएस एक्ट में सजा के लिए जितनी भी धाराएं हैं उसमें सबसे पहली चीज मतलब जो चीजें आप अपने लेवल पे लेकर के मान लीजिए कि अफीम की खेती कर रहे हैं, ड्रग्स ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं और जबरन किसी को ड्रग्स की तस्करी करवा रहे हैं और इस तरीके की चीज में जो भी धाराएं हैं इसमें एक बार अगर आप इसमें पकड़े गए तो इसमें जमानत बहुत ही मुश्किल से मिलता है और आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हैं। दूसरे केसेस में क्या है कि आप जब तक उसमें आपको कोर्ट नहीं कर देती कि दोषी हैं तब तक आप मतलब मुक्त रहते हैं। तो ये बिल्कुल ही दूसरे धाराओं से बिल्कुल ये अलग है। जी सर, अगर कोई सरकारी कर्मचारी मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए सजा का अलग प्रावधान है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से अलग सजा का प्रावधान। सरकारी कर्मचारी कोई तस्करी करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी सजा मिनिमम 3 ईयर्स तो है ही और उसके साथ में उसमें फाइन और दोनों चीजें उसकी हो सकती है। दूसरी चीज कि सरकारी जो लाइसेंसेस वगैरह दिए जाते हैं वो देख करके या उसके मार्फत जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो देख करके उसको करेंगे कि किस तरीके से ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसको जो मान लीजिए ड्रग एक्ट के तहत पे मतलब जहाँ पे आप दवाइयों की उत्पादन या कुछ उस तरीके की चीजों के लिए आपने लाइसेंस दिया है लेकिन आप दूसरे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी तस्करी कर रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी भी उसमें करीबन 3 साल के लिए उसमें सजा पा सकते हैं और उसके साथ साथ में उनमें जुर्माना भी हो सकता है। कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है सर जो कि बैन हैं और ये भी हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ऐसे कौन कौन से ड्रग्स है जो अभी फिलहाल बैन किए गए? आप 2 चीजें हैं। सबसे पहले नेहा जी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रावधान है वो 2 तरीके के हैं। एक तो कि आप किस तरीके के लिस्ट में इसमें आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि एनडीपीएस एक्ट एक सूची मैंने पहले भी बताया कि एक सूची है केंद्रीय सरकार का उन ड्रग्स को शामिल करते हैं जो नशे के प्रयोग होकर इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन ड्रग्स का जो उपयोग हो जीवन बचाने हेतु दवाई या अन्य स्थानों पर होता है जिसकी वजह से इनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें 2 तरह की दवाएं हैं। पहला है नार्कोटिक, जो दवा या पदार्थ आता है वो प्राकृतिक रूप से होता है या फिर इस प्राकृतिक चीजों से बनता है, जैसे आप आम भाषा में चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकाइन, मॉर्फिन आदि। दूसरा है साइकोट्रोपिक यानी दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स। साइकोट्रोपिक में जो दवाएं आती है वो केमिकली बेस्ड होती है। केमिकल बेस्ड दवाएं या फिर इनसे 2-3 तरह के केमिकल को मिला करके
इसको बनाया जाता है, जो कि दिमागी तौर से इंसान को बिल्कुल ही ध्वस्त कर देती है और उसमें आदमी उसका आदी हो जाता है। तो सबसे पहले शारीरिक क्षति तो होती ही है, मानसिक क्षति भी होती है और प्लस हमारे युवा वर्ग जो है इसमें फंस करके ड्रग्स में फंस जाता है। फिर उसके बाद वो इसका सेवन करने लगता है, जिसके कारण हमारे मतलब युवा पीढ़ी का बहुत ही नुकसान हो रहा है, जिसको कम करने के लिए ये एक्ट को लाया गया है। और जैसे इसमें आप बताएंगे कि मतलब जो केमिकल बेस्ड है उसमें आमूमन आम भाषा में एलसीडी, एमएमडीए या अल्प्राजोलम इस तरह के जो दवाइयां हैं वो मतलब एक तरीके से दवा के तौर पे भी यूज होती है और ये ड्रग्स के तौर पे भी यूज होती है। जी ओमकार जी, क्या गंभीर मामलों में कोर्ट अपने विवेक से ड्रग्स कारोबार से जुड़े दोषी को मृत्युदंड भी दे सकता है क्या? जी हाँ, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपने एक बार जुर्म किया तो उसकी तो सजा जो मैंने बताई वो सारा चीज है। अगर आप बारंबार एक बार हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए कि आपने ड्रग्स लिया और फिर दोबारा किया, फिर तस्करी किया, खेती किया, उस तरीके से इसमें डेथ पेनाल्टी तक का 31A में ये डेथ पेनाल्टी तक का प्रोविजन है। डेथ पेनाल्टी में सबसे पहले की कोर्ट ये देखती है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, थ्रू आउट आप इस चीज को कर रहे हो, पहले भी आपने किया, बाद में भी किया और अभी भी आगे भी आप करने के उसमें आप लगे हुए हो कि नहीं जी हमने तो ये काम करना ही है, तो उस तरीके के केस में डेथ पेनाल्टी तक की सजा को मुकर्रर किया जाता है। जी सर, ये भी बताइए कि ड्रग्स की तस्करी पर कितनी सजा होती है अगर देखा जाए तो, और अवैध ड्रग्स रखने वाले के जुर्म में बेल के क्या कुछ प्रावधान है? बेल के प्रावधान सबसे पहले निहारी मैंने यही बताया कि बेल आप अमूमन जो क्रिमिनल केसेज है उसमें सबसे पहले चीज ये कोर्ट कहती है या जो हमारा कानून कहता है कि आप तब तक उसमें दोषी नहीं है जब तक कि आपके ऊपर में वो दोष आरोपित नहीं हो जाता है, आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। ड्रग एक्ट में यह है कि आप सबसे पहले जिस वक्त आप पकड़ी गई उसी वक्त में जो पकड़ा गया इंसान उसी के साथ में उसका कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है और निर्दोष साबित करने के लिए उसको सारी दलीलें कोर्ट के आगे देनी पड़ती है। अगर आप जो दोषी साबित हो गए और मतलब पहले वाले केस में तो आप मतलब बेल ले सकते हो, लेकिन इसमें बेल का प्रावधान बहुत ही सख्त है। अगर आप दोषी मतलब नहीं भी हैं तो आपको निर्दोष साबित करने तक के लिए आपको इसमें बेल मिलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बहुत ज्यादा उसमें जोर लगाते हैं कि भाई इनको बेल ना मिले, इसलिए कि ये सामाजिक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुराचार है अगर ड्रग्स कोई यूज करता है और उस तरीके की चीज में पकड़ा जाता है, तो इसलिए इसमें सख्त है, मतलब कोर्ट भी सख्त है, कानून भी सख्त है और मजिस्ट्रेट साहब जो मतलब इसमें बेल वगैरह आसानी से नहीं मिलती। जी सर, कौन ले सकता है ड्रग्स के मामले में एक्शन और पुलिसिया कार्रवाई कैसे की जाती है? नहीं, पुलिस को सबसे पहली चीज इसमें ड्रग्स के मामले में आपको बता दूं कि आप जो भी अगर मान लीजिए कि इसमें एक प्रोविजन है कि अगर आपके पास से तलाशी ली गई, तलाशी वो मजिस्ट्रेट के सामने, वो सेक्शन 50 कहता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने गेजेटेड ऑफिसर के सामने आप करेंगे और 2 पब्लिक विटनेस होनी चाहिए, बाकी सारे चीज उनको देख करके अगर उसके पास से कुछ मिला, इससे कि मान लीजिए कि पहले ऐसा होता था जो अमूमन देखने में आता था कि पुलिस वाले प्लांट कर देते थे, किसी पे वो ड्रग्स डाल दिया और उस पर केस बना दिया। लेकिन इसको खत्म करने के लिए ये एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आप अपना जब कोई आपके ऊपर में कहे कि नहीं यहाँ पे ड्रग्स आपके पास है, तो आप जो भी आदमी उसमें ड्रग में लिप्त है वो कह सकता है कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी तलाशी दूंगा, उसके पहले नहीं दूंगा। तो मजिस्ट्रेट से नीचे वाला तो तलाशी और उसके साथ में 2 गेजेटेड ऑफिसर और 2 पब्लिक विटनेसेस होने चाहिए। इनके सामने में जो भी चीजें मिली उसका एक सीजर मेमो बनेगा, फिर बाकी सारी चीजें पुलिस की कार्रवाई होगी, फिर जाकर के वो कोर्ट में जाकर के मामला जाएगा, फिर जाकर के जो चीजें आपकी आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से सारा चीज, जैसे फिर कोर्ट की कार्रवाई है, फिर बेल के लिए आपने एप्लीकेशन वगैरह लगाया तो बेल जब वहां पे अब एपीपी जिनकी बात आप कर रहे हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात कर रहे हैं वो आपके खिलाफ ही वहां पे बोलेंगे, जो डिफेंस काउंसिल है वो आपके फेवर में बोलेंगे, फिर आपकी चीज को कि नहीं जी हमारे ऊपर गलत प्लान किया गया है कुछ। अब पुलिस को कैसे पता चलती है? पुलिस के लिए मुखबिर, बेसिकली होता क्या है कि मुखबिर खास या मुखबिर जो होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि जी प्लान जगह पे यहाँ पे हमने ड्रग्स के लिए ये चीजें बताई, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन वो लेकिन पुलिस अपने तक ही सीमित रखती है, वो इन्फॉर्मेशन पास नहीं करती है, ना उसका नाम किसी को बताया जाता, ना कानून में आप उसके नाम के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने की बात हुई तो आप कह सकते हैं कि भाई ये गलत है, मैं अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट के सामने दूंगा, उससे नीचे वाले ऑफिसर के सामने नहीं दूंगा, ये प्रावधान है आपके पास।
ओमकार जी, नशा उन्मूलन के लिए, जागरूकता के लिए क्या उपाय, क्या करना चाहिए? नेहा जी, आपकी आवाज बीच में कट गई, जरा आप दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओमकार जी, सवाल मेरा यही है कि नशा उन्मूलन के लिए, जागरूकता के लिए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय है? देखिए, ये तो सोशल नॉर्म है बेसिकली नेहा जी। सबसे पहली चीज कि नशा उन्मूलन, अब बहुत सारी, अब फिल्म इंडस्ट्री में आप देखती हैं कि बहुत सारी पिक्चर बन रही हैं, बाकी सारी चीजें, उसको नशे को किस तरीके से उजागर करना है समाज से, ये बुराई है एक तरीके से, अब इसको हटाना है। अब इसके लिए सरकार ने अपने तरफ से एक एक्ट लाया जो 1985 का, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब बेसिकली ये है कि इसमें हमारे युवा वर्ग नहीं फंस जाएं, और उस युवा वर्ग को बचाने के लिए इस एक्ट की इतनी जरूरत थी कि जो आज के डेट में सबसे पहले थी कि जैसे आप कुछ स्टेट्स हमारे हैं जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे किसकी तस्करी वगैरह होती है, तो वहां से आप मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, और जो एक इधर से अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर के एरिया से होते हुए हमारे बॉर्डर लाइन से हमारे यहाँ तस्करी जो ड्रग्स की है वो होती है। अब इसको बचाने के लिए सरकार ने अपने तरफ से ये एक्ट को लाया। एक्ट के तहत जो चीजें हैं उसमें हमने आपको सारी जानकारी पहले दी। अब उसके तहत सबसे पहली चीज यही है कि अगर हम कोई चीज अपने लेवल पे अपना कंज्यूम करने के लिए, मान लीजिए कि कुछ लिमिटेड अमाउंट है जिसको कि मतलब ड्रग के तौर पे या मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज हम नशे के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं तो हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल ही इसमें आप मतलब फंसते चली जा रही है, और उससे उसको निकालना शारीरिक और मानसिक तौर पे, और इसके साथ साथ में जो हमारे पैसे का भी खर्च है, और जिस तरीके से आप देखिए कि छोटे छोटे अमाउंट का करोड़ों रुपए में इसकी मतलब कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगाई जाती है। इससे बचने के लिए हमें ये एक्ट दी गई है, और जिसके प्रावधान इतने सख्त हैं जिसमें कि अगर आपको बेल भी लेना है तो आपको रीजनेबल ग्राउंड देने पड़ेंगे। बिना रीजनेबल ग्राउंड को आपको बेल नहीं मिलेगी, और आपको तब तक वो कहना पड़ेगा कि भाई हमारा कोई दोष नहीं है, और इस दोष को मतलब इनोसेंस जो है आपकी वो प्रूव करनी पड़ेगी। ये उल्टे तरीके से अगर हम लें कि नॉर्मल वे में इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, दूसरे कानूनी जो चीजें हैं क्रिमिनल लॉ में वो ये कहती है। एनडीपीएस एक्ट 1985 में कहता है गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। तो गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट का मतलब अगर किसी के पास से कोई छोटा सा भी अमाउंट निकला या जो कुछ भी है मतलब वो एक्ट के तहत वो पकड़ा गया, तो उसको अपने आप को इनोसेंट कोर्ट के आगे पेश होकर के करना पड़ेगा। तो ये सख्त सजा के कारण इसमें मतलब थोड़ा सा एक सैंक्शन है लोगों पे, और जो हमारे युवा वर्ग हैं इसमें ना फंसे। ये आपके थ्रू मैं युवा वर्ग से भी ये मतलब गुजारिश करना चाहूंगा कि ड्रग का सेवन बिल्कुल ही ठीक नहीं है, और ड्रग से जितना दूर रहें। बिल्कुल सर, जागरूकता बहुत जरूरी है, और हम और आप मिलकर ये एक कार्यक्रम भी जो रख रहे हैं, जाहिर तौर पे ये भी एक जागरूकता का जरिया है, और ये बताता है कि अगर इस कानून के तहत आप फंसते हैं या इस कानून में किस तरह के प्रावधान हैं जो कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं अगर आप इस तरह के कानून की चपेट में आ जाते हैं तो। लेकिन सर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों का हस्ताक्षर करता है। इसके तहत क्या कार्रवाई की जाती है? सबसे पहले चीज देखिए, इंटरनेशनल मतलब जो फोरम है उसमें हमारे तरफ से अधिनियम बनाए गए, और बाकी इसके डिस्कशन नेशनल इंटरनेशनल, आपने सुना होगा कि चाइना में डेथ पेनल्टी प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ थोड़ा कम है। इस तरीके से लेकर के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कि मतलब डेथ पेनल्टी है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सरकार मतलब इस कन्वेंशन कुछ करती है, कुछ सेमिनार्स करती है, और दूसरे देशों के साथ में मिलकर के वार्तालाप करती है कि भाई आपके यहाँ से हमारे यहाँ अगर तस्करी हो रही है तो आप इसको रोकिए। इसलिए कि अगर इस तरीके की चीज होगी तो एक कंट्री से दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनका बिल्कुल मतलब जो इकोनॉमी है वो ड्रग बेस्ड है। तो ड्रग बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण सबसे पहली चीज है कि वो कंट्रीज वहां से ड्रग का जब तक दूसरे जगह में निस्तारण नहीं करेंगे, उसको नहीं बेचेंगे, तब तक उनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी देश की सरकार है और हमारे देश की व्यवस्था है उसको देखती है, उसमें कि इंटरनेशनली हम इस चीजों को कितना कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कितना कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ उसका जो आयात है या खपत है वो बिल्कुल भी कम हो जाए, नील हो जाए। तो नील होने का तो चांसेस बहुत कम है, इसलिए कि ये भी अपने उसमें लगे हुए हैं
और दूसरे देशों का इकोनॉमी उसी पे अगर चल रहा है तो फिर उसमें तो बहुत दिक्कत की बात है, जिससे ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे लोग मिल करके ये वार्तालाप करते हैं कि भाई इस तरीके की चीज से युवा वर्ग हमारा नेस्तनाबूद हो रहा है, इसको आप ना करें। बिल्कुल। तो सर, ये जागरूकता का भी एक खास कार्यक्रम रहा और साथ ही साथ ये भी आपने बहुत विस्तार से बताया कि एनडीपीएस एक्ट क्या है, क्या कुछ इसके अंदर प्रावधान है, कितनी सजा है और किस तरह से आप आगे कानूनी कार्रवाई अपने लिए लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने। आप अपनी तरफ से एक बार फिर से देश के सामने एक गुजारिश कर दें कि कम से कम नशा के विरोध में हमारा चैनल भी है और हम लोग भी हैं, नशे के और ड्रग्स के सेवन के खिलाफ ये आप मतलब हमारा तो लीगल। बिल्कुल, एपीएन जाहिर तौर पे ऐसे मुद्दों को उठाता है सर, जो कि बिल्कुल जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और एपीएन एक बार फिर से उन युवाओं से अपील करता है कि प्लीज आप ड्रग्स की चपेट में या फिर ऐसे नशीले पदार्थों की चपेट में ना आए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपका भविष्य अगर सुरक्षित होगा तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।